यह बात उस समय की है जब राजस्थान के किसी गांव में 3 ठग रहा करते थे। उनके गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे उन्होंने ठगाना हो। सभी गांव वाले उन तीनों से बहुत ही परेशान थे। लगभग गांव के हर आदमी को उन ठगों ने अपने जाल में फंसा रखा था। और तो और आसपास के गांव के लोगों को भी उन तीनों ने कभी नहीं छोड़ा। अब तो आसपास के गांव और उनके अपने गांव के सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि यह तीनों बहुत ही बड़े ठग हैं और अपनी ठग विद्या के नए नए पैतरे आजमाकर यह लोगों को ठगते ही रहते हैं। इसलिए उस गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग उन सभी से सावधान रहते थे। जैसे ही किसी भी गांव के आदमी को उन तीनों में से कोई एक या वह तीनों सामने से आते हुए दिखाई दे जाते तो गांव के लोग अपना रास्ता बदल लेते। इस तरह से अब उन तीनों को अपनी रोजी रोटी कमाने में बहुत ही परेशानी होने लगी थी। हालत यह हो चुकी थी कि अब उन तीनों के झांसे में कोई भी नहीं आता था। जब वे तीनों बहुत ही परेशान हो चुके तो उन्होंने आपस में यह सलाह की कि आसपास के गांव के लोग अब उनके बारे में जान चुके हैं, इसलिए अब उनके चक्कर में कोई नहीं फंसता तो क्यों ना किसी दूसरे नगर में जाकर कोई ठगी का काम किया जाए। वह तीनों इस बात पर सहमत हो गए और फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वे तीनों किसी दूसरे नगर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन तीनों को भूख और प्यास बहुत ही जोर के सताने लगी, लेकिन उनके पास तो एक भी रुपया नहीं था। ऐसी हालत में वह क्या करते, क्या खाते और क्या पीते। दूसरे नगर के बाजार में पहुंचकर वह तीनों इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे तो उन्हें सामने ही एक हलवाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई नजर आई। जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला ना जाने क्या क्या। अब तो मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन तीनों में से रामू सबसे बड़ा था। इस नाते से बाकी दोनों ठग उसे उस्ताद कहकर बुलाते थे। तब रामू उस्ताद ने अपने दोनों बाकी साथियों से कहा, भाइयों अब कुछ खाया पिया जाए क्योंकि चलते चलते हम बहुत ही थक चुके हैं और हम सभी को बहुत ही जोर से भूख भी लगी है, तो चलो आज क्यों ना सबसे पहले इस हलवाई की दुकान पर ही अपनी ठग विद्या को आजमाया जाए। रामू की बात सुनकर बाकी दोनों साथी भी बहुत ही खुश हुए और वह चहकते हुए कहने लगे, हाँ हाँ उस्ताद जी आप सही कहते हैं, पहले पेट पूजा उसके बाद कोई काम दूजा। उनमें से एक कहने लगा, मैं तो एक शेर लड्डू खाऊंगा। उसकी बात सुनकर तीसरा ठग घसीटा बोला, उस्ताद मैं तो एक शेर जलेबी खाऊंगा, गर्मा गर्म बन रही है, इन्हें देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब रामू ने एक योजना बनाई और फिर अपने बाकी दोनों साथियों के कान में वह कुछ समझाने लगा। जब उन्होंने सारी योजना समझ ली तो फिर अपनी योजना के अनुसार भोला और घसीटा दुकान के अंदर चले गए और दुकान में जाकर वो बैठ गए। अपनी दुकान में ग्राहकों को आया हुआ देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बड़े ही खुश हुए। दरअसल बात यह थी कि दुकानदार लालाराम बहुत ही कंजूस आदमी था। उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और आज तो सुबह से एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया था। सुबह से बैठे बैठे पति पत्नी दोनों सिर्फ मक्खियां ही मार रहे थे। जब उन्होंने देखा कि दो दो ग्राहक उनकी दुकान पर आए हैं तो लालाम बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, रामकली देखो तो आज तो भगवान ने हम पर बहुत ही मेहरबानी कर दी, एक साथ दो दो ग्राहक भेज दिए। रामकली बोली, अजी ऐसे खुश होते रहोगे या फिर जाकर पूछोगे भी कि उनको क्या चाहिए। लाला राम ने अपनी मिठाई की तरह अपनी जुबान पर चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भैया कौन सी मिठाई तोल दूं। यह सुनकर ठग भोला लाला राम के पास गया
और पूछने लगा, लाला जी जलेबी किस भाव दे रहे हो? लाला राम ने कहा, 10 रुपए की किलो। भोले ने कहा, ठीक है लाला जी, एक शेर जलेबी तोल दो। जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। अब क्योंकि वह सस्ता जमाना था तो मिठाइयों के दाम भी कम ही हुआ करते थे। लाला राम ने अपने नौकर को आवाज लगाई। नौकर गर्मागर्म जलेबी लेकर आया और एक शेर जलेबी तोलकर भोला को पकड़ा दी। भोला वहीं पर बैठकर जलेबियां खाने लगा। भोला को जलेबी खाता हुआ देखकर थोड़ी ही देर के बाद घसीटा भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और कहने लगा, लाला जी देसी घी के लड्डू किस भाव दिए हैं? लाला ने कहा, 10 रुपए के किलो। ठीक है लाला जी, एक शेर देसी घी के लड्डू तोल दीजिए। लाला ने लड्डू तोलकर घसीटा को दिए। घसीटा भी वहीं पर बैठकर लड्डू खाने लगा। दो ग्राहकों को मिठाइयां खाते हुए देखकर लाला अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो रामकली, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। कहाँ तो हमारे पास मिठाई लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था और आज एक एक शेर मिठाइयां बिक गई हैं। रामकली कहने लगी, अरे अब क्या अपनी दुकान को खुद ही नजर लगाओगे? थोड़ी देर के बाद भोला ने जलेबी खत्म की, हाथ झाड़े मूंछों को ताव दिया और दुकान से बाहर जाने लगा कि तभी लाला राम ने उसे आवाज लगाई, अरे भैया जलेबी के पैसे तो देते जाओ। भोला कहने लगा, लाला मैंने तो आते ही तुम्हें 10 रुपए पकड़ा दिए थे, जब आपने भाव बताया था उसी समय। सेठ कहने लगा, नहीं तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी थी। भोला कहने लगा कि उसने 10 रुपए लाला को दे दिए, जबकि लाला का कहना था कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। इसी बीच घसीटा ने जोर से आवाज लगाकर लाला से कहा, लाला जी दोनों के झगड़े में मेरे पैसों को भूल मत जाना। मैंने तो आते ही आपको 50 रुपए दे दिए थे, 10 रुपए के लड्डू हो गए। अब बाकी के 40 रुपए बकाया आप मुझे दे दीजिए जो मैंने आपसे लेने हैं। लाला ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगा, अब यह दूसरा भी मुझे ठगने के लिए आ गया। एक तो पहले ही इस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए और अब दूसरा बोल रहा है कि उसने मुझे 50 रुपए दे दिए हैं। लाला ने अपने गल्ले में झांकते हुए देखा कि उसमें एक भी पैसा नहीं था। उसने भोला से कहा, भाई तुमने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, एक भी नया नोट मेरे गल्ले में नहीं है। उसकी बात सुनकर घसीटा भड़क उठा और बोला, सेठ जी तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी भी कीमत पर अपने पैसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अपने बाकी के 40 रुपए मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। अब तो भोला और घसीटा दोनों ही लालाराम हलवाई से लड़ रहे थे। बाहर खड़ा हुआ उनका साथी रामू उस्ताद काफी देर से यह सब कुछ देख रहा था। वह दुकान के अंदर गया और जाकर बैठ गया। लाला राम ने रामू को वहीं पर खड़े हुए देखा था और उसे पता था कि यह आदमी शुरू से ही सारा खेल देख रहा है। इसलिए लाला राम ने रामू से कहा, अरे भाई तुम तो मेरी दुकान के बाहर खड़े हुए बहुत देर से यह तमाशा देख रहे हो। तुमने इन दोनों को आते हुए भी देखा और इन्हें मिठाइयां खाते हुए भी देखा। तुम बताओ कि क्या इन्होंने मुझे कोई पैसे दिए? रामू जोर से कहने लगा, ना इन्होंने पैसे कहाँ दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन दोनों ने मिठाइयां लगवाई और खाने के लिए बैठ गए। लाला राम भोला और घसीटा से कहने लगा, देखो भाई यह आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। यह भी कहता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। भोला और घसीटा अब पहले से भी ज्यादा भड़कने लगे और बोले, हमें इस आदमी से क्या मतलब है? हमने तो पैसे दे दिए हैं। हम तो बस इतना ही जानते हैं।
लड़ाई करते करते वे तीनों दुकान से बाहर आ गए और वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तब किसी ने यह खबर शहर के कोतवाल को दे दी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उन तीन झगड़ा करने वालों को कोतवाली में पकड़कर लाया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए। अब वे दोनों तो कह रहे थे कि हमने पैसे दे दिए हैं। घसीटा के तो 40 रुपए अभी और भी बाकी थे, जबकि लाला का कहना था कि इन दोनों ने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया। मैंने अपने गले में भी देख लिया, उसमें वही पैसे थे जो उसमें पहले से रखे हुए थे। यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल कहने लगा, लाला जी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात को बता सके कि इन दोनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं या नहीं? लाला सिर खुजलाते हुए याद करने लगा और फिर लाला को याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद उसकी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था और उसने सब कुछ देखा था। उसने यह बात भी स्वीकारी थी कि इन दोनों में से किसी ने भी कोई पैसा नहीं दिया। यह ख्याल आते ही लाला का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल जी, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था जो थोड़ी देर के बाद मेरी दुकान के अंदर आ गया था। उसने सब कुछ देखा था और उसने इन दोनों के सामने यह बात भी कही थी। यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला जी, आज शाम तक उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। अब तो लाला राम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में जा पहुंचा। देखा तो रामू ठग अभी भी दुकान में ही बैठा हुआ था। लाला उसके हाथ पैर जोड़ते हुए कहने लगा, भैया, तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मिल जाएंगे। तुमने तो शुरू से लेकर आखिर तक सारा माजरा देखा है। रामू कहने लगा, लाला जी, मैं तो सारा कुछ देख रहा था। उन दोनों घटिया आदमियों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया था और भरपेट मिठाई भी खा ली थी। लाला कहने लगा, तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने। अब रामू ने एक चाल चली। वह कांपते हुए कहने लगा, लाला जी, मैं चल तो देता पर मुझे बड़ी जोर से ठंड लग रही है। लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है। यह कहते कहते वो जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब रामू को छूकर देखा तो सोचने लगा कि इसको बुखार तो है नहीं, पर हो सकता है कि बिना मौसम के बुखार चढ़ गया हो जो शरीर के अंदर ही तप रहा हो। उसने अपनी पत्नी रामकली को आवाज लगाते हुए कहा, अरे रामकली, जरा मेरी पश्मीना की चादर तो ले आओ जो मैंने कल ही कश्मीर से मंगवाई है। बड़ी अच्छी और गर्म चादर है, वह इस भाई को उड़ा दो। इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, इसके लिए गर्मागर्म चाय भी बना दो। चाय के अंदर पानी मत डालना, दूध में पत्ती लगा देना। रामकली यह सुनकर बड़ी हैरान हुई क्योंकि वह अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो पहले तो लाला राम बोल देता कि रामकली चाय बना दो, और जब रामकली चाय बनाने के लिए बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर नाका इशारा कर देता। अब तो रामकली असमंजस में पड़ गई कि चाय बनाऊं या ना बनाऊं। तब उसके पति लाला राम ने एक बार फिर से आवाज लगाई, रामकली, देर ना करो, जल्दी से चाय बना दो, हमें कोतवाली भी जाना है। अब तो रामकली ने चाय बनाई और चाय का प्याला भर के रामू के सामने रख दिया। रामू ने चाय का एक घूंट पिया और फिर बोला, लाला जी, मैं खाली चाय तो पीता नहीं, चाय के साथ मुझे कुछ और भी चाहिए। लाला राम हलवाई ने देसी घी के 4 लड्डू और 4-6 जलेबियां उठाकर रामू को पकड़ा दी और कहने लगा, भैया, इनके साथ जल्दी जल्दी चाय पी लो और मेरे साथ कोतवाली चलो। रामू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेता रहा और साथ ही साथ लड्डू और जलेबी के मजे भी ले रहा था।
जबकि लाला राम का दिल जल रहा था कि यह जल्दी से जलेबी खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर के बाद रामू ने लड्डू और जलेबी खत्म कर दिए, मूंछों पर ताव दिया और कहने लगा, लाला जी अब मुझे ठीक लग रहा है। लगता है मेरा बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। लाला राम रामू को लेकर फिर कोतवाल के सामने पहुंच गया। लाला राम ने कहा, हजूर यह वही आदमी है जिसने यह सारा माजरा देखा था। कोतवाल ने रामू से पूछा, क्यों भाई, तुमने इनको मुफ्त में मिठाइयां खाते हुए देखा है? तो रामू एकदम से अपने तेवर बदलते हुए कहने लगा, नहीं कोतवाल जी, मैंने तो इन दोनों को पैसे देते हुए देखा है। एक ने तो आते ही 10 का नोट दिया था और दूसरे ने 50 का नोट दिया था, और लाला जी ने कहा था कि बाकी के 40 रुपए बाद में ले लेना। यह सुनते ही लाला के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने रामू से कहा, अरे भाई, तुम यह क्या बोल रहे हो? तुमने तो मेरी तरफ से गवाही देनी थी। रामू ने कहा, जब तुमने मुझे मारने पीटने की धमकी दी तो मैं और क्या कहता। और फिर वह कोतवाल से कहने लगा, देखो हजूर, इसने मुझे बहुत ही डराया धमकाया, इसलिए मैं गवाही देने को तैयार हो गया था, पर आपके सामने मुझे किसी का कोई डर नहीं है। यह सुनते ही लाला राम के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसकने लगी। वह समझ गया कि यह तीनों मिले हुए हैं और तीनों ठग हैं। उसने रामू से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया क्यों झूठ बोलते हो? मैंने तुम्हें चाय, लड्डू और जलेबी भी खिलाई है, उनके वास्ते तो कम से कम तुम सच बोल दो। रामू तपाक से कहने लगा, हजूर, इसने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे चाय पिलाई, लड्डू खिलाए, क्योंकि इसने जब मुझे डराया धमकाया तो मैं डर के मारे कांपने लगा था, और तब मुझे सहज करने के लिए इसने चाय और लड्डू और जलेबी मुझे खिलाई। यह सुनकर तो कोतवाल को बड़ा ही गुस्सा आया और वह लाला के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगा, लाला, यह तुम क्या बोले जा रहे हो? इन भले आदमियों पर इल्जाम लगा रहे हो कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, और दूसरा तुमने इस भले इंसान को डराया धमकाया। इतना सुनकर रामू बोला, हजूर, इस लाला का कोई भरोसा नहीं है। यह तो यह भी कह सकता है कि मैंने जो चादर ओढ़ रखी है वह इसी ने मुझे दी है। लाला चिल्लाकर कहने लगा, हाँ हाँ हजूर, यह चादर मेरी है और मैंने इसे तब दी थी जब इसे ठंड लग रही थी। रामू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, हजूर, जो मैंने कहा था वह सच हो गया। यह तो एक नंबर का ठग है। मिठाई देकर लोगों से दोगुनी कीमत वसूल करता है। अब तो कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लाला को फटकारते हुए कहने लगा, लाला, चुपचाप इन्हें 40 रुपए वापस दे दो, नहीं तो तुम्हें अभी के अभी उठाकर कैदखाने में डाल दूंगा। लाला भी अब यह अच्छी तरह से समझ चुका था कि वह ठगों के जाल में फंस चुका है, और उसने 40 रुपए निकाले और घसीटा को दे दिए, और फिर बिना किसी अपराध के वो माफी मांगकर अपनी दुकान की तरफ चल दिया। वे तीनों भी कोतवाली से बाहर आ गए और लाला को पीछे से कहने लगे, क्यों लाला, कैसी रही? मिठाई भी खा ली और पैसे भी नहीं दिए हमने, और तुमसे तुम्हारी कीमती चादर भी ले ली। इसके बाद तीनों ठग और लाला अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन ठगों को यह मालूम नहीं था कि जब वे लोग लाला को चिढ़ा रहे थे तो कोतवाल उनके पीछे खड़ा हुआ यह सब कुछ सुन रहा था। अब उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने एक गलत फैसला किया है और यह तीनों शातिर ठग हैं। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने ठगों से कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। इसके बाद तो तीनों ठगों के हौसले और भी बढ़ गए। वह सोचने लगे कि इस शहर के लोगों को बड़ी ही आसानी से ठगा जा सकता है।
उस रात को वे तीनों रात बिताने के लिए एक सराय में पहुंच गए। अगले 2-3 दिन तक उन्होंने कुछ और लोगों के साथ भी ठगी की और काफी दौलत इकट्ठी कर ली। तीसरे दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वह इस शहर से निकल जाएंगे। लेकिन उस रात को हुआ यह कि जब वे लोग सराय में रुके हुए थे तो उनके साथ ही एक आदमी और आकर रुका जो देखने में काफी धनवान लग रहा था। वे तीनों ठग उससे बातचीत करना शुरू करते हैं तो पता लगा कि वह आदमी शहर में आए हुए एक घोड़ों के सौदागर का मुंशी था जिसे कल सुबह अपने मालिक के काम से एक दूसरे नगर में जाना था। बातों बातों में पता लगा कि उस घोड़े के सौदागर के पास एक से एक बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं जिनकी कीमत हजारों में है। ठगों ने उस आदमी से घोड़े के सौदागर का नाम पता मालूम किया और अगली सुबह उन्होंने योजना बनाई कि क्यों न इस शहर को छोड़ने से पहले एक आखिरी ठगी की जाए और इस घोड़े के सौदागर से एक अच्छी नस्ल का घोड़ा जिसकी कीमत हजारों में हो उसे ठग लिया जाए। और फिर उन तीनों ने घोड़े के सौदागर को ठगने की योजना बना ली। उनमें से 2 ठग रामू और घसीटा घोड़े के सौदागर के पास पहुंचे जहां पर सौदागर का खेमा लगा हुआ था। रामू सौदागर के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा चाहिए। कीमत चाहे जो भी हो मैं देने को तैयार हूं। और साथ ही उसने अपने साथ आए हुए घसीटा का परिचय देते हुए कहा, यह मेरा भाई है जो कि बेचारा आंखों से अंधा है। यह भी मेरे साथ चला आया। सौदागर ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक से एक बेहतरीन नस्ल के घोड़े हैं। और फिर सौदागर ने उन्हें एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा लाकर दिखाया और कहा कि इस घोड़े की कीमत हजारों में है। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? घोड़े को देखते ही रामू मन ही मन सोचने लगा कि सचमुच घोड़ा तो बहुत ही शानदार है। उसने सौदागर से कहा, मैं घोड़ा खरीदने से पहले एक बार इसकी सवारी करके इसकी रफ्तार और उसकी चाल देखना चाहता हूं। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो मैं इस घोड़े को मुंह मांगी कीमत देकर भी खरीदने को तैयार हूं। आप मुझे इसकी सवारी करने दें। जब तक मैं एक चक्कर लगाकर आता हूं तब तक मेरा यह अंधा भाई आपके पास ही बैठेगा। सौदागर ने कहा, हाँ हाँ हजूर, बेशक आप बिना किसी परेशानी के इस घोड़े की चाल और रफ्तार को परख सकते हैं। इसके बाद रामू उस शानदार घोड़े पर सवार हो गया। असल में उन दोनों ठगों की यह योजना थी कि रामू घोड़े की रफ्तार परखने के बहाने से घोड़े को लेकर रफूचक्कर हो जाएगा और पीछे से उसका साथी घसीटा भी मौका देखकर वहां से निकल जाएगा। रामू ने घोड़े को ऐड लगाई। घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। रामू मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि चलो मेरा काम बन गया, घोड़ा अब मेरे कब्जे में आ गया। घोड़े को दौड़ाता हुआ रामू जैसे ही कुछ दूर कर गया कि तभी अचानक घोड़े ने बिधकना शुरू कर दिया और वह बुरी तरह से उछलने लगा। वो तो रामू के काबू से बाहर हो गया था। उसने रामू को जमीन पर पटक दिया। बेचारा रामू बुरी तरह से घायल हो चुका था। जब तक उसने होश संभाला तो देखा कि उसके चारों तरफ कोतवाल के सिपाही खड़े थे और उसके सामने वह सौदागर खड़ा था जिसका घोड़ा वह चुरा कर लाया था। सौदागर ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, क्यों रामू उस्ताद, आज तो तेरी ठगी तुझ पर भारी पड़ गई ना। असल मैं कोई घोड़ों का सौदागर नहीं बल्कि मैं नगर का कोतवाल हूं और यह सारा नाटक मैंने ही रचाया था। उस दिन जब तुम लालाराम हलवाई को ठग कर खुशी खुशी वापस लौट रहे थे तब मुझे तुम तीनों पर शक हो गया था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था और मैं तुम्हें हाथों पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने अपने कुछ जासूस तुम्हारे पीछे लगा दिए जो कि तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे।
वह आदमी जो तुम्हें सराय में मिला था और जिसने तुम्हें मेरे घोड़ों के बारे में बताया था वह भी मेरा ही आदमी था, और जिस घोड़े को चुराकर तुम भाग रहे थे यह कोई मामूली घोड़ा नहीं है, बल्कि यह मेरा घोड़ा है, और इसको मैंने इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि यह मेरी पीठ पर मेरे अलावा किसी और को बैठने ही नहीं देता, और जो ऐसा करता है उसका वही अंजाम होता है जो तुम्हारा हुआ, और तुम्हारा वह दूसरा साथी जो कि अंधे होने का नाटक कर रहा था, उसे भी मेरे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जल्दी से अपने तीसरे साथी के बारे में बताओ, वरना मेरे सिपाही तुम्हें कोड़े मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। मरता क्या ना करता बेचारा रामू अब अपने ही जाल में फंस चुका था। कोड़े पड़ने के डर से उसने तुरंत अपने तीसरे साथी के बारे में बता दिया, जो कि वहीं से कुछ दूरी पर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। कोतवाल के सिपाहियों ने तीसरे ठग को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से वह तीनों ठग जो आज तक कई लोगों को ठग चुके थे, अब कोतवाल के थे चढ़ चुके थे, और उन्हें कई सालों तक कारागार में रहने की सजा सुना दी गई। उन तीनों ठगों के पकड़े जाने पर लोगों ने अब राहत की सांस ली थी, और उन तीनों से बरामद हुए माल को उन सभी लोगों को वापस लौटा दिया गया जिनसे उन ठगों ने ठगी की थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति दीजिए।